आज नहीं छोड़ेंगे। आइए देखिए, हम लोग उद्देशिका में यानी प्रियम्बल में उद्देशिका में जो शब्द दिए गए हैं, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसी को हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम लोग देख लिए, उसके बाद समाजवाद देखे। अब आगे आपका पंथ निरपेक्ष, ये क्या होता है? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। देखिए, कल बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1900। इसी संशोधन अधिनियम द्वारा हमारे उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें से पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए। तो पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया। इसका मतलब पहले क्या था? इसमें धर्म निरपेक्ष था पहले। अब ये शब्द होता क्या है? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। तो देखिए, समझिएगा, धर्म का मतलब होता है कि आप किस धर्म को मानते हैं। हिंदू है, हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म है यानी इस्लाम, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है। हालांकि बौद्ध जैन जो है सब हिंदू धर्म में ही आते हैं। तो ईसाई धर्म है, पारसी है, यहूदी है ना? ठीक है। अब ये धर्म है, ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, और यह सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, सबको समान सुविधा दिया है, यानी अवसर, सुविधाएं सब सभी धर्मों को समान मिली हुई हैं। कहने का मतलब किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं है। तो सकारात्मक रूप में अपनाया गया कि सब धर्म बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। सकारात्मक रूप कि सभी धर्म बराबर हैं, सब धर्म के लोग जो चाहे वो कर सकते हैं अपने धर्म के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे फिर धर्म की जगह पे पंथ रखने का मतलब क्या आया? देखिए, धर्म जो है ना, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म को ही लीजिए, हिंदू धर्म है। लेकिन पंथ उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है, पंथ। क्योंकि धर्म में कई पंथ शामिल होते हैं। जैसे देखिए, इसी हिंदू धर्म में आपको वैष्णव पंथ वाले मिल जाएंगे, शैव धर्म यानी शैव पंथ वाले मिल जाएंगे, है ना, शाक्त धर्म वाले मिल जाएंगे, ये शाक्त पंथ हो जाएंगे। इसी में कबीर पंथी भी आ जाएंगे। कहने का मतलब बहुत ढेर सारे आ जाएंगे। कबीर पंथी तो मान लीजिए अलग से हैं। कोई विष्णु को, तो कोई शिव को, तो कोई पार्वती यानी शिव काली की पूजा कर रहा है। ये लोग अलग अलग हैं, लेकिन हैं सब हिंदू। ये कह रहा है कि हिंदू यानी यहाँ समझिए, धर्म में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर यही शब्द रहता तो मतलब धर्म, एक हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हिंदू के अंदर तो भेदभाव कर देंगे। कह देंगे कि वैष्णव धर्म वाले को आरक्षण मिलेगा, शिव वाले को नहीं मिलेगा, जो शिव धर्म की पूजा करेगा, या फिर शाक्त की, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा हो गया। कहने का मतलब एक धर्म में कई पंथ हैं, तो पंथ निरपेक्ष है, मतलब पंथ के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। सोचिए, बड़ा कॉन्सेप्ट। जैसे कह दें कि ठीक है, आदमियों को 1 रसगुल्ला मिलेगा, औरतों को भी 2 रसगुल्ला, आदमी को 1 रसगुल्ला औरत को, ठीक है।
ये हो गया, मतलब दोनों बराबर हैं। आदमी को भी 2 रसगुल्ला मिलेगा और औरतों को भी, महिलाओं को भी 2 रसगुल्ला मिलेगा। ठीक सर, खाते समय खाना खाएंगे तब। अब बना दिया गया कि आदमी औरत में भेदभाव नहीं, लेकिन आदमी में कर दिए कि बच्चों को 1 ठो और बड़ों को, अब भेदभाव हो गया कि नहीं? ऐसे तो देखने में लग रहा है कोई भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष सब समान है, उसके अंदर तो भेदभाव कर दिए ना, आदमी आदमी में कर दिए ना। लेकिन यहाँ आदमी में नहीं किया गया है, उनके भोजन के हिसाब से किया गया है। अगर यहाँ पे कह दे आदमी में कि ठीक है जो इस जाति के हैं उनको 2 ठो मिलेगा, जो इस जाति के हैं उनको 1 ठो मिलेगा, भेदभाव तो हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझिए पूरी बात, धर्मनिरपेक्ष से भी बड़ा कॉन्सेप्ट है पंथ निरपेक्ष, क्योंकि एक धर्म में कई पंथ शामिल होते हैं और यहाँ पंथ के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है हमारा संविधान। धर्म के आधार पे ही नहीं, पंथ के आधार पे भी, ठीक ना। आप तो बच जाएंगे धर्म के आधार पे कि हिंदू और मुस्लिम में हम भेदभाव नहीं किए भाई, लेकिन हिंदू के अंदर तो कर दिए, मुस्लिम के अंदर तो भेदभाव कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि पंथ निरपेक्ष है। क्लियर? तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है पंथ निरपेक्ष, यानी हमारे भारत का अपना कोई पंथ नहीं, कोई धर्म नहीं, लेकिन सभी पंथों को समान भाव से देखता है, समान अवसर देता है, सभी पंथ बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है ना। ये है उद्देशिका में दिया हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? तो बड़ा कौन है? पंथ की धर्म? पंथ। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। फिर उसके बाद क्या है? लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेटिक, हाँ, यानी जनतंत्र भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, जनतंत्र। यदि जनता द्वारा कोई शासन किया जाए, यानी अब्राहम लिंकन ने इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। जनता द्वारा, यानी जनता द्वारा शासन चुना जाए। चुनाव किसके द्वारा हो? जो भी शासन करे कौन चुने? जनता का, यानी जनता का ही शासन हो, जनता के ही लोग हों, और जनता के लिए किया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है ना। तो इसमें जनता ही चुनती है, जनता द्वारा जनता में से ही चुना जाता है, इसलिए जनता का ही रहता है, इन्हीं में से कोई एक रहेगा जनता का। और जनता के लिए ये लोग चुनने के बाद किसके लिए शासन करेंगे? हम ही लोगों के लिए, जनता के लिए किया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। कौन दिया था ये परिभाषा? अब्राहम लिंकन। ये अब्राहम लिंकन है कौन? अमेरिका, यूएसए, अमेरिका वाला, यूएसए ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना। ठीक है, इस समय कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? पूरा नाम? हाँ, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो जनतंत्र आया समझ में? ये तो बहुत ईजी है। हमारे यहाँ सरकार चुनी जाती है। कैसे चुनी? हम तो कभी आज तक सुनबे नहीं कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव ही नहीं होता है। आज तक हम कभी देखे ही नहीं, वोट दिए। हाँ, जो लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, तो लोकसभा का चुनाव होता है, और लोकसभा में जो बहुमत दल है, जो पार्टी बहुमत में आएगी, उसका नेता जो होगा
वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो पहले तो लोकसभा में बहुमत हासिल करना जरूरी है, और जो पार्टी बहुमत हासिल करेगी उसी में जो नेता होगा, नेता तो सब ही रहते हैं, लेकिन उस बहुमत दल का एक नेता चुना जाएगा, वो बनेगा प्रधानमंत्री। तो क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, जो राष्ट्रपति शपथ भी दिलाता है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, राष्ट्रपति बना देगा। तो चुनाव किसका होता है? वो प्रधान है गांव वाले। राष्ट्रपति का चुनाव गांव में कहाँ होता है? उसके बाद अगला है लोकतंत्र के बाद। हाँ, एक चीज और अभी मामला फंसा है हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, चलिए आगे ही कर देते हैं। कैसा लोकतंत्र है? दो लोकतंत्र जो है दो तरीके का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ध्यान से समझिएगा, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेट, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट भाग लेती है शासन चलाने में। शासन चलाने में जनता, जैसे देखिए कि डायरेक्ट जनता भाग लेती है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई अधिनियम आ जाए, अभी अभी पारित करना हो, पूरी जनता से पूछा जाए, जितने लोग हैं पूरे भारत के, कि क्या ये अधिनियम पारित हो, सारी जनता हाथ उठा के कहे आधा से ज़्यादा हाँ, तो पारित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा कभी होता है? नहीं। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसे? आइए देखिए, हम जितने भारत के लोग हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली के जितने लोग हैं, इलाहाबाद मान लेते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, है ना। अब बनारस के जितने लोग हैं, एक लोग को चुन के भेज देते हैं। किसको? मोदी जी को। बनारस के चुन के भेज दिए। तो मोदी जी क्या है? हमारे सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। क्या है? लोकसभा का चुनाव हुआ, बनारस के सभी लोग इनको चुन के भेज दिए। ये गए कहाँ बैठेंगे आप? संसद में। संसद में जो बैठता है उसे सांसद कहा जाता है। तो ये पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो अब यहाँ ये मोदी जी की कुर्सी है, यहाँ बैठे हैं। इलाहाबाद से चुन के भेज दिए एक लोग को, वो यहाँ बैठे हैं। गाजीपुर से चुन के भेज दिए अफजाल अंसारी को, यहाँ बैठे हैं। ऐसे ऐसे भेज दिए, अभी लोग बैठे हैं। तो ये लोग अब ये लोग शासन चलाने में भाग लेंगे। हम नहीं लेंगे, हम चुन के भेज दिए, ये लोग लेंगे। किसी को यहाँ से भेजे, ये गए, सबको यानी भेज रहे हैं ना डायरेक्ट। हम डायरेक्ट नहीं ना भाग ले रहे हैं संसद भवन में बैठ के, हम भेज दिए। तो इनडायरेक्ट भाग ले रहे हैं, अपने यहाँ से चुन के भेज दिए। पूरे भारत है, बड़ा सा भारत है, उसमें से हर जगह लोकसभा सीट से भेज दिए। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब हमारे डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि, हम डायरेक्ट नहीं भाग ले रहे हैं, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो भाग ले रहे हैं। तो वो जो भाग लेते हमारी ही मन की बात करते हैं, है ना। तो चुन के जब भेजा करिए तो ध्यान दिया करिए। जैसे मान लीजिए निमंत्रण मिला है आपको और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई जा रहा है तो उसी के भिजवा दिए। वही हाल है ही, आप तो जा नहीं पाएंगे, चुन के भेज दिए। ध्यान से चुना करिए, बड़ा काम का है। हाँ, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। ठीक है, अगला देखिए। अब हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें अगला जो उसमें है गणराज्य शब्द दिया है। क्या दिया है? गणराज्य, रिपब्लिक। ये क्या होता है?
पब्लिक तो जानते हैं, पब्लिक सब जानती है ना, पब्लिक सब जानती है। ये तो सुने हम कि पब्लिक को सब पता है, यही बोल के बेवकूफ़ बना देते हैं सब। हाँ, गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष, ये दीर्घ संधि है, राष्ट्र प्लस अध्यक्ष मिलके बना है, इसी को बोल सकते हैं राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र का मुखिया। जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, यानी चुन के आता हो, चुनाव द्वारा आता हो, उसे क्या कहेंगे? गणराज्य। तो आइए चेक करिए, ये यूएसए है, ये भारत है, इंडिया, ये आपका ब्रिटेन है। तीन को चेक कर लेते हैं, कहाँ का राष्ट्राध्यक्ष चुन के आता है, तब तो वहाँ गणराज्य होगा। यूएसए है, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? हमारे यहाँ राष्ट्र का प्रमुख कौन है? ये भी राष्ट्रपति ही है। भले शक्ति पूरी है प्रधानमंत्री के हाथ में, लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, उसी के नाम से सिग्नेचर होगा तभी कुछ होगा, हस्ताक्षर वही करेगा। और ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख कौन है? क्राउन, क्राउन यानी सम्राट। सम्राट जानते हैं? एक सम्राट चौधरी भी है हमारे यहाँ। चलिए कोई बात नहीं। तो राष्ट्रपति, यहाँ भी राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति और यहाँ सम्राट। लेकिन अब देखिए, यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है, यही कह रहा है ना, जहाँ का राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, जब चुना जाएगा तभी गणराज्य होगा। तो क्या अमेरिका में ये चुना जाता है राष्ट्रपति, वहाँ चुनाव होता है? हाँ, तो इसका मतलब अमेरिका में क्या है? गणराज्य है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? अब चाहे जैसे चुना जाए, लेकिन वंशानुगत तो नहीं होता, चुना ही जाता है। आप भले न भाग लें, सांसद विधायक भाग लेते हैं, लेकिन लेते तो हैं ना। तो आप सांसद विधायक को चुन के काहे भेजे? वैसे निपोर टाइप कायदे से भेजिए, है ना। अभी वोट नहीं दे पा रहे हैं आप, जब वोट दीजिएगा तो समझ बूझ के दीजिएगा, है ना। बुद्धिया गायब हो जाती है वोट देते से। राष्ट्रपति, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति यहाँ चुना जाता है, इसीलिए यहाँ भी गणराज्य है। अब आइए देखिए, ब्रिटेन में सम्राट वंशानुगत होता है, वो बेटा का बेटा का बेटा, बेटा नहीं तो बेटी। इसका मतलब यहाँ गणराज्य नहीं है यहाँ। तो फिर गणराज्य नहीं है तो है क्या वहाँ? राजतंत्र है। क्या है? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। हालांकि संसदीय ही है, लेकिन राजतंत्रात्मक है। तो संसदीय शासन प्रणाली भी दो तरीके की होती है, एक गणतंत्रात्मक और एक राजतंत्रात्मक, है ना। ठीक है, समझ में आया? भारत गणराज्य है। कब गणराज्य बना भारत? उसी दिन न बना, लिखा है संविधान में ना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तो राष्ट्रपति बन गए थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो उस दिन तैयार हुआ था, इसके पहले से तब ये होगा ना। बन गए, गणराज्य हो गया। तोरे हिसाब से न चली आगे। आइए देखिए, अब आगे इसमें दिया है कि नागरिकों को क्या क्या दिया जाए, क्योंकि शुरू में तो लिखा है हम भारत को ऐसा बनाना चाह रहे हैं। उसके आगे लिखा है तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त क्या देना है?
समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय सामाजिक, आर्थिक और एवं राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय। तो देखिए नागरिकों को क्या क्या दिलाना है, तो इसमें देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की, स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, समता प्राप्त करने के लिए, अवसर की क्षमता, समता प्राप्त। तो देखिए क्या क्या देना है, न्याय, स्वतंत्रता और समता, ये तीन चीज दिलाना है नागरिकों को। क्या क्या दिलाना है, न्याय, स्वतंत्रता और समता दिलाने के लिए। किसको दिलाना है, भारत के नागरिकों को, तुम लोग नागरिक हो समस्त नागरिकों को। यस सर। कि उत्तर प्रदेश के नागरिक? नहीं, वो नहीं होगा। अब हम भारत के नागरिक हैं और अखंडता को दर्शाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश को नहीं मानती हो तुम? नहीं, राज्य का नागरिक नहीं होता है, देश का नागरिक होता है। राज्य का निवासी। हाँ, धीरे पढ़ लिए। तो यानी उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं, नागरिक नहीं हैं। नागरिक भारत के। अच्छा, तब ठीक। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की जा रही है? तीन। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, तीनों न्याय दिलाना है ना। सामाजिक न्याय भी, सामाजिक न्याय क्या होता है, समाज में जैसे भेदभाव, ऊंच नीच, कहते चलो तुम उधर बैठ, नीचे बैठ, हम खा लेंगे तब खाएंगे, आप बर्तन में छुआ है, ये बर्तन में पानी ना पिया क्या है। हम तो सोच रहे थे कि अटोइया में कैसे बैठते हैं, सब बाल्टी लेके अपना चलेंगे, वो बैठ गए, अब हम धो के बैठेंगे शहरिया में। यहाँ नहीं चलता है, हाँ घबरा जी अब कहाँ कहाँ पानी लेके ढोएंगे। तो सामाजिक न्याय है ना। आर्थिक मतलब सबको अर्थव्यवस्था से जो आर्थिक इनकम जो होता है, अर्थव्यवस्था ऐसे चले कि सबको आर्थिक इनकम होता रहे, लाभ मिलता रहे, भौतिक संसाधन इस प्रकार बटा हो, तो बांटे तो ये लोग। इसके अलावा भी सबको अवसर मिलता है, सब लोग उद्योग खोल सकते हैं, सब लोग रोजगार कर सकते हैं ना। तो ठीक है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय भी दिया गया है हमारे यहाँ। देखिए, सबको वोट देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं ना है। ऐसा तो नहीं है कि तुम इस बिरादर को नहीं खड़े होगे, हाँ तब ठीक। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये दिलाना है, मिल जाएगा, घबराइए नहीं। विचार, अब देखिए क्या दिलाना है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की दिलानी है। कौन कौन स्वतंत्रता? विचार, आप अपना विचार रख सकते हैं, विचार बोल रखने में कोई वो नहीं है, आप अपनी बात रखिए, विचार प्रकट करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन, आप कहिए कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, ये बताइए कि पृथ्वी के अंदर भगवान रहते हैं, आज तक भ्रम था कि ऊपर है, हो सकता है अंदर बैठे हों, जहाँ क्रोध है वहीं पे है, वहीं से संचालित कर रहे हैं, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर। आत्मा मरने के बाद जब मिट्टी में दफनाते हैं वहीं से खींच लेते हैं, नीचे से सट से, तो जलाएं या दफनाएं वहीं से खींच लिए, तो ऊपर नहीं रहते, बहुत बड़ा भ्रम है। आप अपना विचार प्रकट करिए कि अभी तक भ्रम था कि ऊपर जाते हैं, कैसे ये बताइए, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे है, तो हो सकता है मरने के बाद आत्मा नीचे सट से चली जाती हो, एकदम क्रोध तक पहुंच जाती हो और वहीं पे पिघल जाती हो, पूरा आत्मा परमात्मा, वही क्रोध परमात्मा है, पूरा उसे मिल गए, आत्मा परमात्मा मिल गए, कुछ भी हो सकता है। तो अपना विचार प्रकट करिए। अभिव्यक्ति, हाँ अपना अभिव्यक्ति भी रखिए। विश्वास आपका किस में है? आपका चाहे जिसमें विश्वास हो, हम कह रहे हैं हम लकड़ी ले आएंगे उसी का पूजा करेंगे, हमारा उसी में विश्वास है। आप लोग बहुत दिन से हमें भ्रम में डाले थे कि पत्थर में भगवान है, जबकि इसमें है, लकड़ी में, इसीलिए तो आज तक विकास नहीं हो पाया ठीक से। अब होगा, कुछ भी आस्था जगाइए। धर्म यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना, देखिए उपासना मतलब पूजा करने के लिए आपको कैसे करना है, आपका मन
आप चाहिए खाना खा के पूजा करिए, या खाते खाते पूजा करिए, या बिना खाए करिए, या व्रत रह के करिए, या व्रत मत रहिए, अगरबत्ती दिखाइए, नहीं तो मत आप ही बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। धुआं जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, और उसे मच्छर उच्छर सब भाग जाते हैं, हमें भी नुकसान करता है, हमें भी मतलब फेफड़ा को हानि पहुंचाता है। अगरबत्ती जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, उससे नहीं दिक्कत है। जैसे ही बुझा देते हैं धुआं निकलता है। अब पूजा करें, भगवान टिकेंगे वहाँ? ऐसे इलाज भाग जाएंगे वो। जब आदमी नहीं टिक रहा है, मच्छर नहीं, भगवान तो ऐसे ही भाग जाएंगे। तो अगरबत्ती पूरा जलता हुआ दिखाएंगे तब वो टिकेंगे, बुझा के धुआं दिखाएंगे वो भाग जाएंगे, फेफड़ा फंसने लगेगा उनका। उपासना आपका मन चाहे पूरा अगरबत्ती जला के ऐसे करिए, बुझ जाए तो फिर जलाइए, हाँ नहीं बुझाइए मत। तो आपका मन आपका कैसे पूरी आज़ादी है ना, दूसरे को नहीं टीका टिप्पणी करेंगे, रोकेंगे क्यों ऐसे पूजा कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ कई तरह के लोग होते हैं। अभी जैसे सावन में, अभी बरसात का सीजन आएगा, सावन में लोग निकलेंगे तो कई लोग पैदल चलते हैं, कई लोग दौड़ के चलते हैं, कई लोग लेट के चलते हैं, कई तरह के बम होते हैं। हाँ जैसे एक चलते हैं आपके बोल बम वाले होते हैं, एक होते हैं डाक बम होते हैं, उनको 24 घंटे में पहुंचना होता है, चाहे जहाँ चले हो 24 घंटे के अंदर दर्शन कर लेंगे, तो तेजी से चलते हैं, वो डाक बम होते हैं। एक होते हैं दंडी बम, लेट लेट के चलते हैं, है ना, दंडी बम है। आप एक अलग बम बन जाइए, लुढ़कता बम। आइए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हर नागरिक को, यहाँ देखिए नागरिकों की बात हो रही है, हम विदेशियों का नहीं कर रहे हैं, वो चाहे जो करे, हमसे क्या लेना देना। यहाँ के नागरिक को ये सब है। प्रतिष्ठा की भी आपको समता दीजिए, ये नहीं कि आपके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जाएगा, नहीं। हम जितनी बात बोले किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोले, हम कहें आपका मन, आप चाहे जैसे आस्था रखिए भगवान में, जैसे पूजा करिए, दूसरे को टीका टिप्पणी नहीं, दूसरे की प्रतिष्ठा को ठोस मत पहुंचाइए, है ना, उसकी भावना का ध्यान रखिए। जैसे अभी नहीं कि आप अमीर हैं तो आपकी प्रतिष्ठा अलग है, इनकी अलग है। भगदड़ में, कुंभ में कई लोग मरे, सरकार करती क्या है, कहीं भी तुरंत कह देगी, रिपोर्ट कमेटी सौंप देगी, रिपोर्ट देगा, तब तक मामला शांत हो जाएगा। आज तक आया, कुछ नहीं हुआ, और जब देगी तो उधर उधर खत्म हो जाएगा, क्या पता चलेगा, जरूरत तो खत्म हो गई। तो इस सरकार का सब तरीका होता है कि अपनी चीजें छिपाते रहते हैं, तुरंत कमेटी को सौंप देंगे, करने, जबकि सब कुछ जान रहे हैं। ठीक है, जांच कराते रहिए, वो सही तरीका है, होना चाहिए, है कि नहीं। आधी चीजें तो पहले ही पता रहती हैं कि कैसे हुआ होगा, क्योंकि सब उन्हीं के व्यक्ति वहां खड़े हैं, कैमरा लगा है, सब कुछ, उसमें कोई छिपा तो है नहीं। दूसरा, अभी जैसे दुर्घटना हुआ, प्लेन क्रैश, अब इसमें और उसमें क्या अंतर रहा होगा। ये तो धर्म से जुड़ा था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा उसमें उसका लोग बहुत ज़्यादा चर्चा क्यों कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसे कोई हॉस्पिटल में ऐसे मर जा रहे हैं, इलाज सही नहीं हो रहा, उसका तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इतने लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं मिल रहा है, मर जा रहे हैं, क्यों? उसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें सब अमीर व्यक्ति रहे होंगे। हवाई जहाज में कौन बैठेगा, कोई, उसमें और विदेशी भी थे। लंदन जा रहा था जहाज, तो कहने का मतलब भाई देखिए, जिसके पास कम जला बच गया तो इसके लिए कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए भाई। जहाज अभी बहुत ऊपर गया भी नहीं था और संभावना थी, जलने में टाइम लगा, तो हो सकता है बच भी सकते हैं लोग। कुछ लोग तुरंत मर जाते हैं, कुछ लोग बच भी जाते हैं, कोई को कहा नहीं जा सकता। वो तो अलग चीज़ें हैं, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि कौन मरा कौन बचा, कैसी परिस्थितियाँ हैं। उसके लिए ईश्वर को, ईश्वर कह सकते हैं कि भाई ईश्वर ने बचाया, क्यों? क्योंकि उसके साथ परिस्थितियाँ सही बैठ गई, इसलिए बच गया। जिसके साथ परिस्थितियाँ, जैसे आप यहीं से गिरते हैं, सोते रहते हैं, छत से गिरे पैर नहीं टूटा, यहीं बगल से गिर गए हाथ टूट गया, तो क्या है वो डिसबैलेंस है, परिस्थितियाँ वैसी, कुछ भी हो सकता है। आइए देखिए,
परिस्थितियों सब सारी परिस्थितियां मिलके ही भाग्य बनती हैं। सारी परिस्थितियां मिलके अगर परिस्थितियां सब आपके अनुकूल हैं तो आपका भाग्य आपके साथ है। परिस्थितियां इधर उधर कहीं भी डिस्टर्ब कर रही हैं, भाई घर के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, वो नहीं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, बीमार है, ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो भाग्य साथ नहीं देगा। कुछ भी हो सकता है। तो भाग्य कुछ नई चीज नहीं होती है। भाग्य बोल देने से आदमी को इतना व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सीधा से बोल दे भाई भाग्य साथ दिया, भाग्य भी कुछ होता है, लक होता है, इतना बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात खत्म। लेकिन उसके पीछे जाके देखेंगे ना तो लक के पीछे जो बोल दिए इतना झटके में, वास्तव में पूरी परिस्थितियों का योग बन के भाग्य बनता है। अगर यही पढ़ने आई हैं, घर वाले न भेजते तो या पाती? सब यही धीरे 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 बन रहा है परिस्थिति, और सही परिस्थिति बैठ गई, सही से सब कुछ हो गया, आप पा गए तो आपका भाग्य हो गया। अब पढ़ने वाले क्या कम हैं भारत में? अगर वही 20,000 सीट हो जाए आईएएस में तो 20,000 सेलेक्ट हो जाए तो 20,000 का भाग्य चमक गया। लेकिन 1,000 सीट है तो 1,000 होंगे तो 1,000 का भाग्य चमका, 4 लाख का बिगड़ गया। सीट भी डिपेंड करेगी कि नहीं भाग्य चमकाने में। तो सब कुछ परिस्थितियों पे डिपेंड करती है कैसा, वो कमज़ोर नहीं है। जो सेलेक्ट भी हुए हैं उन्हें भी नहीं पता हम सेलेक्ट होंगे, जो टॉप करता है उसे भी नहीं पता हम इस बार टॉप कर जाएंगे। वो तो खुद जोड़ घटाने में लगा रहता है कि क्वालिफाई हो जाए, वही बहुत है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि कैसे कैसे लोग बैठे हैं। अगर मान लो जो टॉप किया है, अब बाकी जो पीछे वाले हैं वो उससे 2-2 नंबर ज़्यादा लिख दिए होते तो सिलेक्शन भी नहीं पाता। टॉप की तो बात छोड़िए, तो क्या पता क्या कैसा कौन लिखा है, कोई संभावना पता नहीं है। आप बैठ गए, पेपर दे दिए, हो जाने के बाद बस सब चलता है कि हाँ हाँ बहुत तेज थे, सब यही है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। अगर जो सिलेक्ट हो रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, उनके कई बार फेल हुए भी हो सकते हैं। क्यों हुए? क्योंकि उसके पहले उनसे बेहतर कोई लिख के आगे चल गया, इस बार वो टॉप कर गए। अच्छा, इस बार ऐसे ही तो हुआ, जो लड़की टॉप की है, जो 3 बार तो प्रिय नहीं निकला उसका। अच्छा, फिर प्री निकला भी तो हाँ, तो इसका मतलब अच्छा नहीं लिखी, तो इसका मतलब बाकी लोग उससे बेहतर लिखे, बाहर हो गई, बात खत्म। लेकिन इस बार उससे ये थोड़ा सा सबसे थोड़ा ठीक लिख दी, लेकिन उसे क्या पता कि हम इस बार सबसे ठीक लिखे हैं। बस उसे तो ये पता होगा कि हम अपना सुधारे हैं। तो आप लोग यही करिए, अपना सुधारिए, अपना सुधारिए, इसी में हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। कंपटीशन को देखते हुए कुछ नई चीज नहीं है। आइए देखिए, तो ये तीनों पीछे का याद रखेंगे। ये नागरिकों को दिया जा रहा है न्याय, उपासना और समता। अरे उपासना करें, स्वतंत्रता और समता। 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार का उपासना है, स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार का अवसर। एक बार एग्जाम में दे दिया था ऐसे ही कि न्याय और स्वतंत्रता और समता में कितने प्रकार, मतलब न्याय, स्वतंत्रता और समता किस प्रकार से दी गई है। तो वहाँ ऐसे दिया था 3+5+ या 3:5:2, फिर 3:5, ऐसे ऐसे करके 3, 2:5 या फिर 4:3:5 ऐसे दिया था। तो कौन सा सही है? पहला ही सही है। ये 3 हो गया न्याय, ये 5 हो गया स्वतंत्रता और 2 हो गया समता। इसीलिए उद्देशिका आप लोग ध्यान से पढ़िए, कुछ है नहीं, समझने की चीज़ है, ठीक है। उद्देशिका से क्वेश्चन आता है हर बार, 2 क्वेश्चन रहता है। आइए अब आगे बता रहा है कि उद्देशिका में आगे ये भी लिखा है कि नागरिकों को देने के बाद लिखा है कि तथा उन सब में, उन सब का मतलब क्या? ये जो नागरिक है, नागरिकों में, उन सब में मतलब जैसे हम कहें कि स्टूडेंट हैं, फिर कहें कि उन सब में मतलब स्टूडेंटों में, तो उन सब में का मतलब नागरिकों के बीच आपस में भाईचारा बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? बंधुता, फ्रेटर्निटी। बंधुता मतलब भाईचारा। ये भाईचारा क्यों बढ़ाना है बताइए?
अच्छा, ये अंग्रेजी से डरिए मत, क्योंकि समीक्षा का जब मेंस देंगे ना तो 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का इंग्लिश से हिंदी देगा मीनिंग, 10 इंग्लिश से हिंदी, 10 हिंदी से इंग्लिश, तो 20 नंबर का रहेगा। अब बहुत ठोस नंबर रहता है ये, और समीक्षा के मेंस में बड़ा काम देता है। तो और वहाँ प्रशासनिक शब्दावली ही पूछता है, तो संविधान का तो पूरा पूछेगा ही, तो संविधान की इंग्लिश थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, है ना। तो बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता क्यों बढ़ाना है हम बताए थे, बंधुता क्यों बढ़ाना है, इसके ऊपर ही लिखा है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके पहले भी कुछ है, हाँ बताइए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के पहले भी कुछ है, हाँ, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। तो देखिए भाईचारा क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। देखिए आपस में मिलजुल के रहेंगे तो आपकी गरिमा भी बनी रहेगी, सम्मान भी बढ़ा रहेगा, कोई छोटा बड़ा एक दूसरे को ज़्यादा समझेगा नहीं। हाँ, आर्थिक दृष्टि से आप नाप तोल सकते हैं कि कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन गरिमा में तो नहीं ना कमी आएगी। जब आप लोग कहीं एक साथ बैठेंगे, खाएंगे, सभा में बात करेंगे, तो लगेगा ना कि सब लोग एक हैं। वहाँ थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे कौन अमीर है कौन गरीब है, भूल जाते हैं कि नहीं। तो ऐसा रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा भाईचारा इसीलिए बढ़ाना है कि व्यक्ति की गरिमा बढ़ी रहे, और दूसरा भाईचारा क्यों बढ़ाना है, क्योंकि राष्ट्र की एकता भी बनी रहे और अखंडता भी, राष्ट्र एक रहे। हिंदू मुस्लिम ये संप्रदायवाद नहीं फैलाना है। हालांकि चुनाव के समय अप्रत्यक्ष रूप से फैला देते हैं लोग, अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। तो संप्रदायवाद यानी उससे क्या होगा, भाईचारा बिगड़ेगा, एकता और अखंडता देखिए बिगड़ती है, अखंड नहीं रहे। और ये अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया, यूनिटी एंड अखंडता, इंटीग्रिटी। अखंड मतलब टूटे ना, भारत 5-6 टुकड़ों में न बट जाए, एक ही भारत रहे, अखंड भारत है ना, यही अखंडता, जो भारत है वही रहे। अब अखंड भारत का एक लोग नया मनोवैज्ञानिक अर्थ निकाल के ले आते हैं। अखंड भारत का मतलब यही है कि जो भारत है वही अखंड रहे, बटे ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि अखंड भारत का मतलब हम चले जाए मौर्य काल में, जो वहाँ पूरा अखंड अफगानिस्तान तक था, तो और पहले चले जाइए, जब वनमानुष थे तो पूरा पृथ्वी था। हाँ, नवपाषाण काल में चले जाइए, वनमानुष थे, पूरा हमारा था। तो करिए, तो उधरों वाले चिल्लाएंगे हमारा था, तो ऐसे नहीं चलेगा। अखंड का मतलब जो भारत है वो न खंड खंड हो, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में बताया गया है, लास्ट में इसी में कहा गया है कि एतद् द्वारा मतलब इसके द्वारा हम इस संविधान सभा में, हम लोग मतलब संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब अंगीकृत का मतलब एडॉप्ट करेंगे, इस दिन संविधान को अपनाया गया। अधिनियमित मतलब इस दिन बना, अपनाए भी बना भी, यानी इनैक्ट। और आत्मार्पित का मतलब है इनर सोल,
अपने सोल में, अपनी आत्मा में, अपने अंदर इसको रखे, अपनाए, माने हम इसको जैसे भगवान को मानते हैं। तो ठीक है, आत्मा अर्पित कर लिए, तीनों चीज कर लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। कब अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949। कब आत्मा अर्पित किया गया? 26 नवंबर 19। और कब अपनाया गया? तो वही अंगीकृत मतलब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949। और कब वो लागू हुआ? तो आगे लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आज यहीं तक। बाकी हाँ, कुछ लोग घबरा रहे हैं, बीच में लग रहा है पानी वानी नहीं पिए थे इसलिए।